नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। औरंगाबाद में पार्किंग विवाद में हुई फायरिंग और मारपीट मामले का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार सवार युवकों पर ग्रामीणों ने किस तरीके से हमला किया, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और अब उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आ चुका है। वो वीडियो जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युवकों पर ग्रामीणों ने कैसे हमला किया है। सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 इसमें घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो वीडियो घटना से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिस वीडियो में ग्रामीणों की तरफ से ये नजर आ रहा है कि उन्होंने युवकों पर हमला किया। ये तस्वीर आपके सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और देखिए, घटना में एक घायल एक शख्स की इलाज के लिए उसे ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है, जबकि अन्य 2 घायल का इलाज अभी भी जारी है। मामले की गंभीरता को समझते हुए जिले के एसपी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। मामले में दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसपी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में दिख रहा है कि ग्रामीण जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने युवक को जमकर पीटा है। दोनों हत्या के मामलों में एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ एफएसएल की टीम को भी एविडेंस कलेक्शन के लिए बुलाया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल विजिट कर रहे हैं और घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और इन मामलों में दोषियों को चिन्हित करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं, कैसे विवाद आगे बढ़ा। दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने पर पहले विवाद शुरू हुआ। दुकानदार और कार सवार युवकों के बीच कहासुनी हो गई और कार सवार युवक ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। गोली वहां बैठे दूसरे व्यक्ति को लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मृतकों की संख्या लेकिन अब बढ़कर इस पूरे मामले में 4 हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और एसपी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नबीनगर थाना के तितरिया मोड़ के पास की घटना है, जहां कार सवार सभी लोग पलामू के हैदर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो अभी अपडेट बताइए, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर? जी, कार्रवाई के मामले में पुलिस जो है, चूंकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है उस इलाके में। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और एसडीपीओ जो है मोहम्मद अमानुल्लाह खां, उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, नियंत्रण पाने की। और इस मामले में एफएसएल की टीम को बुलाए जाने की बात कही गई है ताकि एविडेंस को कलेक्ट किया जाए और एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। जी संजय, 4 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, क्या और भी इसमें कोई घायल है और उन घायलों की स्थिति क्या है अभी? नहीं, सिर्फ अब घायलों की संख्या मात्र अब 2 है और दोनों की स्थिति इलाज अभी चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर ही बनी हुई है और उनका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज गया में चल रहा है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां फुलवारीशरीफ में रेप हत्या मामले में आरोपी देवानंद राय का डीएनए टेस्ट होगा। देवानंद राय की डीएनए टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है। डीएनए टेस्ट की कोर्ट से अनुमति मिली है और जल्द ही आरोपी का सैंपल पुलिस लेगी, जिसके बाद उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें, 2 बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। देवानंद राय ही उसका मुख्य आरोपी है, जिसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची जो घायल है उसका इलाज चल रहा है।
तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। फुलवारीशरीफ में रेप हत्या मामले में आरोपी देवानंद राय का अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिसकी अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है और जल्द ही पुलिस की टीम अब सैंपल कलेक्ट करेगी, जिसके बाद डीएनए टेस्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दिया है, 20 जनवरी का समय ईडी को दिया गया है। सीएम आवास पर आकर पक्ष लेने को कहा गया है, यानी बंद लिफाफे में सीएम हेमंत सोरेन ने समय देने की बात कही है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। 8वें समन पर हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिया गया है। आपको बता दें ईडी ने एक एक करके 8 समन जारी किए हैं और 8वें समन पर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से यह जवाब दिया गया, जिसमें उनसे कहा गया है कि सीएम आवास पर ही आकर उनका पक्ष लिया जाए। और कब कब सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कुल मिलाकर 8 बार समन भेजा जा चुका है, जिसमें 5 अक्टूबर को 5वीं बार सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया। 12 दिसंबर को 6ठी बार उन्हें समन दिया गया। 29 दिसंबर को 7वीं बार समन दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो नहीं गए थे। 13 जनवरी को 8वां समन सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है, जिसका जवाब अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को दिया गया है। उन्होंने समय भी दिया है, 20 जनवरी की तारीख उन्होंने जिस दिन कहा है कि ईडी आवास पर आकर उनका पक्ष ले सकती है। बढ़ते हैं आगे और देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर लूट करने की कोशिश की। इस दौरान बाइक सवार लुटेरों ने फायरिंग की है। लूटपाट देख महिला ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की और तभी लुटेरों ने महिला पर ही गोली चला दी है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पड़ना अच्छा, वो बीच में हम जब टपक गए ना तो वो गोली हमको लग गया। वो हमको नहीं मार रहा है। अपराधी किधर भागा? फिर भागा है वो कथैया थाना की तरफ। तो अपना बैंक से कहीं से तो फिर बदमाश पीछा कर रहे थे। फिर क्या हुआ है कि हम लोग का तो चौक पर ही घर है, वहीं पे मतलब कि पीछा करके गोली मारना चाहा है वो मैनेजर को, लेकिन मैनेजर को नहीं लग करके हमारे भावों को लग गया है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल जारी कर दिया है और इस परीक्षा में 322 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बड़ी बात है कि टॉप 10 में 6 बेटियां शामिल हैं। आपको बता दें कि 322 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और ये टॉप 10 रैंक जिन्होंने हासिल किया है उसके नाम हम आपको बता रहे हैं। प्रियांगी मेहता टॉपर बनी हैं, अनुभव सेकंड टॉपर हैं, प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर हैं, अंजलि जोशी फोर्थ टॉपर हैं। आप इस पर विस्तृत रिपोर्ट देखिए। 68वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया और एक बार फिर टॉप 10 में बेटियों ने बाजी मार ली। प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है, जबकि अनुभव सेकंड टॉपर बने हैं। तीसरे नंबर पर भी एक बेटी ही है, इनका नाम है प्रेरणा सिंह। प्रेरणा सिंह 68वीं बीपीएससी की थर्ड टॉपर हैं। आपको बता दें कि मेंस की परीक्षा में कुल 867 परीक्षार्थी पास हुए थे। इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जो 8 से 15 जनवरी के बीच हुआ। हालांकि इंटरव्यू में 817 उम्मीदवार ही शामिल हुए, इनमें से 5 का रिजल्ट पहले ही रद्द कर दिया गया था। अब जो 812 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरिट के आधार पर फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है। उसमें 322 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 टॉपर हैं, उनमें 6 बेटियां शामिल हैं। प्रियांगी मेहता पहले नंबर पर रही हैं, अनुभव सिंह दूसरे टॉपर हैं, प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर हैं, अंजलि जोशी ने चौथा स्थान पाया है, सौरभ रंजन 5वें रैंक पर हैं और आसिम खान 6ठे पर। अंजलि प्रभास 7वें रैंक पर हैं, अनुकृति मिश्रा ने 8वां रैंक लाया है, आकाश कुमार 9वें स्थान पर हैं और मीमांसा 10वें नंबर पर हैं। रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके घर वालों में भी खुशी की लहर है। बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि बीपीएससी में पास करने वाले कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहीं बाहर नहीं बल्कि घर पर ही रहकर पढ़ाई की और अच्छा रिजल्ट दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
तो 68वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों में काफी उत्साह है। अररिया के पलासी प्रखंड के राकेश कुमार ने 68वीं बीपीएससी परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल की है। राकेश कुमार का डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है। राकेश कुमार की सफलता पाने के बाद परिजनों में काफी खुशी का माहौल दिखा। राकेश कुमार से बातचीत की है संवाददाता सतीश कुमार। इसलिए हम लोग इतना ठंड में भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। अभी हम पहुंचे हैं अररिया के एक ऐसे लड़के के घर पर जिन्होंने 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग में डीएसपी का पद हासिल किया है। बता दें कि पलासी के सोहंदर हाट गांव के जो निवासी हैं राकेश कुमार, उन्होंने डीएसपी पद पर उनका चयन हुआ है। उनसे सीधे जानते हैं। ये बताइए कि कैसा चयन हुआ, किस पद पर चयन हुआ, कितना अटेम्प्ट था, सारी बात। 68वीं बीपीएससी का आज रिजल्ट आया है। इसमें हमको 30वां रैंक मिला है और डीएसपी पद मिला है। इससे पहले 67वीं बीपीएससी में हमको 120 रैंक मिला था। उसमें हमको एमईओ पद मिला था, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। और उससे फिर ठीक 4 महीना पहले 26 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसमें सीडीपीओ पद में 7वां रैंक आया था। तो अभी 3 पद मिला है हमको। रैंक के हिसाब से कहें तो रैंक कितना आया है आपका? इसमें 68वीं मेरा 30वां रैंक है और डीएसपी पद मिला है। डीएसपी पद जी। तो इस सफलता पे क्या कहेंगे, न्यूज़ 18 के साथ साझा करना चाहेंगे, बताइए। इस सफलता में हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा को, सबको जो हमारे साथ खड़े रहे, मम्मी पापा, रिश्तेदार, भाई बहन, छोटा भाई हमेशा साथ में रहा है कोई भी दुख सुख में। जीजाजी लोग भी साथ रहे, मेरे अपने जीजाजी और दोस्त लोग भी। और मेरा स्कूलिंग जो सैनिक स्कूल से जो हुआ है, तो वहाँ के कुछ सीनियर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स काफी कोऑपरेटिव रहे हैं। इसमें बैकग्राउंड क्या रहा, माता पिता और फिर पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? बैकग्राउंड मेरा ये एजुकेशन बैकग्राउंड हमेशा रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी भी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, पापा भी हेडमास्टर हैं। तो मेरा अभी इस बीपीएससी पद में चयनित हुआ है। हम बचपन से ही ट्रेंड है सर, सैनिक स्कूल के हैं, सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो बीपीएससी का इसमें डीएसपी में जो भी ट्रेनिंग होगी वो हम लोग स्कूल लेवल में ट्रेनिंग कर चुके हैं, चाहे वो राइफल चलाना हो, ड्रिलिंग करना हो, सारी चीज जो इंडियन आर्मी जो ट्रेनिंग होता है सैनिक स्कूल में, तो लगभग वही चीज होगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। उत्तर और मध्य बिहार की लाइफलाइन राजेंद्र सेतु पर परिचालन बंद कर दिया गया है। 17 जनवरी को सुबह 6 बजे तक परिचालन बंद रहे हैं। राजेंद्र सेतु के मरम्मती का काम जारी है। स्पिन नंबर 2 पर 122 मीटर की ढलाई हो रही है, इस वजह से परिचालन बंद किया गया है। सेतु के मरम्मती के काम को 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। बहुत बहुत बधाई हो। 16 जनवरी की रात्रि 10 बजे से 17 जनवरी 2024 सुबह 6 बजे तक कास्टिंग कार्य के लिए राजेंद्र सेतु पर परिचालन किसी भी वाहन का नहीं हो पाएगा। इस दौरान स्पेन नंबर 3 पर 122 मीटर कास्टिंग किया जाना है। पुनः 17 जनवरी सुबह 6 बजे के बाद परिचालन सामान्य हो जाएगा। इस आशय की सूचना पटना एवं बेगूसराय प्रशासन को पहले से दे दी गई है। बिहार पुलिस की विशेष इकाई एसटीएफ लगातार बेहतर काम कर रही है, ये दावा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने किया है। एडीजी के मुताबिक साल 2023 में 547 अपराधियों को एसटीएफ ने राज्य और राज्य के बाहर से जाकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 1 लाख के इनामी से लेकर दूसरे दुर्दांत अपराधी शामिल थे। एडीजी के अनुसार 2021-2022 में भी एसटीएफ ने बेहतर काम किया था और ये सिलसिला इस साल भी बरकरार है। लगातार बिहार पुलिस और इसकी विशेष कार्यबल अर्थात स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा अपराधियों, नक्सलियों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई। इसके फलस्वरूप 2023 में 547 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी 1, 50,000 के 13 तथा 25,000 के 12 घोषित इनामी हैं। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी एसटीएफ के द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। साल 2023 में बिहार में 8,800 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। हत्या से 3 गुना ज्यादा है। सड़क हादसे में मौत 18 से 40 वर्ष के लोगों की हुई है। पटना के गांधी मैदान से सगुना मोड़ और बाईपास में करीब 375 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 220 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे रोकने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है और इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जी, लगभग एक वर्ष में 8800 के आसपास लोगों की मृत्यु सड़क हादसों में हो जाती है, जो कि मर्डर में हुए कुल मृत्यु का 3 गुना है। अधिकतर किस आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें सबसे अधिक होते हैं 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग, जो कि अपने परिवार के कई बार इकलौते कमाने वाले सदस्य भी होते हैं। इससे सोशल कॉस्ट जुड़ी हुई है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष सड़क हादसों की वजह से 5% जीडीपी की कमी आती है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ट्रैफिक? इसको रोकने के लिए हम लोग समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोगों ने बीच में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था। इसके अलावा सभी सेक्टर पर हमारे मैनुअल हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग शमन की कार्यवाही भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पटना में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ANPR कैमरा ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, उनके माध्यम से भी शमन की कार्रवाई की जा रही है। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में भी विशेष तैयारी की जा रही है, जहां वनवास के दौरान लव कुश का जन्म हुआ था और माता सीता ने वास किया था। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या भारत क्या नेपाल, हर जगह राममय माहौल हो गया है। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को आश्रय दिया और यही मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था और इसी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की शिक्षा दीक्षा भी हुई। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 490 सालों बाद नेपाल के इस आश्रम में भी उत्सव है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये सीता जी का जब वनवास हुआ था ना, जी जी, तब जब राम जी ने उसको छोड़ दिया था, तब लव कुश पैदा हुआ। लव कुश को ये वाल्मीकि आश्रम ने अपने बेटी सरह मानकर उसको आश्रम आश्रय दिया। उसने अपने पिता सरह मानकर ये सब बनाया। ये एक अच्छी जगह नेपाल का होने से हम क्या चाहते हैं कि नेपाल वासियों की तरफ से कि ये रामलला मंदिर और इस जगह का कुछ कनेक्टिविटी हो जाए, जिससे कि वाल्मीकि नगर का ये आश्रम का भी इस जगह का भी कुछ विकास हो जाए और जो हिंदू लोग जो सारे संसार में जो बैठे हुए हैं वो लोग आए और इस जगह को भी विजिट करें। राम जी ने जब उनको परित्याग किए थे, लक्ष्मण जी ने लाके छोड़ दिए थे, उसी समय से सीता जी यहीं रही और 2 पुत्र उनके जन्म हुए, लव और कुश। उस समय इनका नामकरण के समय में शत्रुघ्न जी भी आए थे। मथुरा में न कहा लवड़ासुर से संग्राम था, उस समय यहाँ से होते हुए गए हैं। वाल्मीकि आश्रम लेकर ही विजय हो बोलकर उनको गए थे। यहाँ वाल्मीकि आश्रम का दर्शन करते हुए आप जाइएगा बोलकर राम भगवान ने बोले थे। वहाँ गए थे और विजय करके वापस आए और जाते वक्त यही रास्ता होकर गए। इतनी सुंदर जगह जहाँ लव कुश का जन्म हुआ और कीड़ा छित्र भी रहा है और लव कुश घाट पर अभी आकर हम खड़ा हूँ। जो रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए मैं नम्र निवेदन में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसको भी रामायण सर्किट से जोड़ने का एक जोरदार तरीका से दिया जाए। और अयोध्या से आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन अब शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन होगा और इसका अनुष्ठान अब शुरू कर दिया जा चुका है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा, यानी कि आज ये सब कुछ किया जाना है। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि पूजा का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। करीब 20 से 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उससे पहले आज से ही आपको बता दें विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। अनुष्ठान और पूजन शुरू कर दिया गया है, जहां पर
भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहां अभी पूजा शुरू हो चुकी है और ये पूजा आज से लेकर 21 जनवरी तक चलेगी और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा है वो की जानी है। लेकिन आज से ही पूजा शुरू कर दी जा चुकी है और सभी लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इस दरमियान जिन का रामलला के मंदिर निर्माण में योगदान रहा उन सभी की मौजूदगी, इसके साथ ही मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली है उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।